3 जून 1987 को सुबह 5 बजे उत्तर प्रदेश बरेली एयरबेस से रॉक स्काई स्पाई-वी का हिस्सा एविएशन रिसर्च सेंटर की एक गल्फ स्ट्रीम ने दक्षिण भारत के अराकोनम एयरबेस की यात्रा की। उत्तरी सीमाओं में सिर्फ उड़ान भरने वाला ये विमान उस दिन पहली बार दक्षिण की ओर आया। इसका लक्ष्य एक अति साहसिक मिशन की तैयारी के लिए गुप्त सूचना का संग्रह करना था। पड़ोसी राज्य श्रीलंका के जाफना में उग्र विरोध से पीड़ित तमिल वंशजों की मदद करने के लिए भारत द्वारा एक विशेष प्रोजेक्ट ऑपरेशन पूमाला का हिस्सा था ये उड़ान। लंका के साथ एक युद्ध की संभावना हो सकने वाली एक जानदार ऑपरेशन के बारे में है आज का वीडियो। सदियों के औपनिवेशिक शासन के बाद 1948 में श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। श्रीलंका के स्वशासी राज्य बनने के बाद वहां के सिमहली बहुमत और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच मतभेद बेहद तीव्र हो गया। भारत मूल के अप्रवासी तमिल स्वदेशी को सिमहली दुश्मन मानते थे, जिसकी वजह से आने वाली सरकार ने इन तमिल अल्पसंख्यकों के समान न्याय को खारिज करने वाले अलग ही कानून की घोषणा की। इसके साथ ही जातीय द्वेष श्रीलंका में आग की तरह फैल गया। इसीलिए इसके खिलाफ श्रीलंका के तमिलों का निर्णय राजनीतिक रूप से संगठित होना था। 1970 में उन्होंने सभी बहुसंख्यक क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वशासन की इच्छा जताई, लेकिन श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व ने इसे दबा दिया और यह आवश्यकता पूरी नहीं की गई। भारत के बार बार हस्तक्षेप करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला और 1974 में जाफना से ओखंडा तक के तमिल स्वाद क्षेत्रों के अधिकांश युवा एक साथ आए और सैन्य दलों का गठन किया। खुद का अपना तमिल देश इसका आह्वान करते हुए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की स्थापना हुई। तमिल टाइगर्स के रूप में जाने जाने वाले इनका प्रशिक्षण और हथियार की सप्लाई भारत की गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एनालिसिस ने की। जाफना को मुख्यालय बनाने के बाद सैनिक दलों और सिमहली के ऊपर गुप्त रूप से आक्रमण किए जाने लगे। इसके साथ ही श्रीलंका की एकता के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी धर्मों को जड़ से खत्म करने का फैसला कोलंबो ने लिया। परिणाम स्वरूप 12 मई 1985 को तमिल टाइगर्स का मुख्य केंद्र वल्लुवैतुरई में मजबूत सैन्य कार्यवाही शुरू की गई। कई तमिल युवकों को लंका की सेना ने जलाकर मार डाला। इस घटना ने एलटीटीई के गुस्से को और भड़का दिया और 2 दिन के बाद तमिल टाइगर्स ने उत्तरी लंका के अनुराधापुरा महाबोधि मंदिर पर हमला किया और वहां के सैकड़ों सिमहलियों और बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। एलटीटीई द्वारा मचाया गया ये तांडव उस समय के श्रीलंका राष्ट्रपति जूलियस रिचर्ड जयवर्धने को काफी विमर्शकों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्र श्रीलंका इतिहास में जयवर्धने को लंका का सबसे मजबूत नेता माना जाता था और देश के भीतर उठी इस बगावत को रोकने के लिए उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तत्स्वरूप तमिल आबादी वाले प्रदेशों में भारी संख्या में सेना को तैनात किया गया। 26 मई 1987 को जाफना में स्थित एलटीटीई के मुख्यालय पर लंका की सेना ने आक्रमण किया और इस क्षेत्र में नाकाबंदी करना इनका आखिरी प्रहार था। जाफना के नागरिक क्षेत्रों में भी नाकाबंदी बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से असहाय जनता, औरतें, बच्चे और बुजुर्गों का जीवन कठिन हो गया। जाफना भारत के तमिलनाडु के काफी समीप स्थित है और जाफना की इस स्थिति ने तमिलनाडु में कोलाहल मचा दिया। भूमि और नौसेना की भारी बमबारी की वजह से काफी एलटीटीई के केंद्रों में लोग मारे गए। भारतीय समाचार पत्रों में लंका सेना के अत्याचारों की खबरें लगातार आती रही, जिससे दक्षिण भारत में हलचल मच गई, जिसकी वजह से श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जाफना में लगे इस नाकाबंदी को रोकने के लिए श्रीलंका सरकार से अपील की, लेकिन श्रीलंका ने इस अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, जाफना में हमले और तेज कर दिए। श्रीलंका का ये कदम केंद्र सरकार पर काफी भारी पड़ा। इस स्थिति को तमिलनाडु के कुछ चरमपंथी संगठन ने राजनीतिक लाभ के रूप में लेना शुरू किया। तब सरकार ने 2 जून 1987 को रामेश्वर से अनगिनत नावों और एक तटरक्षक के साथ काफी राहत सामग्रियों को जाफना की ओर रवाना किया, लेकिन मन्नार समुद्र के बीच में श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय नावों पर फायरिंग की और उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस कारण वे उन तक नहीं पहुंच सके। 4 घंटे तक संघर्ष चलने के बाद नावों को वापस बुला लिया गया और यह पहल असफल रही। भारत के प्रति श्रीलंका का ये अहंकार माफी के योग्य नहीं है। इस बात पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अड़े रहे।
राजीव गांधी ने शपथ ली कि किसी भी कीमत पर जाफना में पीड़ित तमिलों की वे सहायता करेंगे। चूँकि भारतीय नौकाओं को लंका की नौसेना ने रोक लिया और वापस भेज दिया, तो दूसरा रास्ता क्या था। 2 जून 1987 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की नियुक्ति की गई। शाम को उन्हें पीएमओ कैबिनेट हॉल में आमंत्रित किया गया। द्विराष्ट्रीय श्रीलंका में सहायता वितरण के 2 तरीकों में से एक समुद्र और दूसरा वायु मार्ग था, जिसमें समुद्री मार्ग विफल रहा और अब भारत की योजना वायुसेना की मदद से जाफना में पहुंचना था। अगर लंका की सेना ने इसे रोका तो भारत की सैन्य ताकत से उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा। जो भी हो, किसी भी कीमत पर अब हार मानकर पीछे नहीं हटा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव सुरक्षा समिति ने रखा। उसी रात इस ऑपरेशन के लिए एयर वाइस मार्शल एस राघवेंद्र की अध्यक्षता में पीएमओ में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें आगरा मुख्यालय पैरा ट्रूप स्कूल को भागीदार बनाया गया। एयरबोर्न ग्रुप कैप्टन बी.के. सुंदर के नेतृत्व में मिशन को अंजाम देने के फैसले को प्रधानमंत्री ने अनुमति दी। एयर कवर के लिए मिराज 2000, सिग्नल इंटेलिजेंस जन कवरिंग के लिए रॉ का गल्फ स्ट्रीम स्पेशल मिशन। एयर वाइस मार्शल राघवेंद्र की इन जरूरतों को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी देने के तुरंत बाद जाफना के लिए पूमाला नामक भारतीय वायुसेना के मिशन का समय निर्धारित किया गया। पहले से निर्धारित तारीख 4 जून 1987 को आगरा के पैरा ट्रूप स्कूल के सैनिक हवाई अड्डे पर पहुंचे। पहले से सज्ज भारतीय वायुसेना का विमान 5 AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों में 25 टन सामग्री लोड करने के बाद 8 बजे बेंगलुरु की ओर उड़ान भरा। महाराजपुरम एयरबेस के सेंट्रल एयर कमांड के अधीन 6 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आगे के उड़ान में इनका साथ दिया। इसी बीच दोपहर के 3 बजे दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में श्रीलंका के उच्चायुक्त बर्नार्ड तिल्लाकरन को केंद्रीय और विदेश मंत्री श्री नटवर सिन्हा ने आमंत्रित किया। भारतीय वायुसेना जाफना में एयर ड्रॉप करने जा रही है। अगर लंका की सेना इसे रोकने की हिम्मत करती है तो भारतीय सेना का सामना करना पड़ेगा, ये जानकारी उन्हें दी। कोलंबो के राजनीतिक और सेना प्रमुख उच्चायुक्त को भारत सरकार की ये अधिसूचना उनका इसे पड़ोसी देश में घुसपैठ के तौर पर देखा गया। कुछ ही मिनटों में श्रीलंका राष्ट्रपति जयवर्धने ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही मद्रास एयरपोर्ट में तैनात रॉ के जासूसी विमान श्रीलंकाई वायुसेना की हरकतें जानने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस सॉर्टीज को रवाना किया। कोरोमंडल किनारे के ऊपर से इस विमान ने जाफना मुनाम्बी के दक्षिण भाग और इसके पश्चिम श्रीलंकाई वायुसेना ने लाइट फाइटर वी एयर टू एयर रॉकेट को तैनात कर दिया। ये जानकारी बेंगलुरु के भारतीय वायुसेना कमान तक सिग्नल द्वारा पहुंचाई गई। इसके साथ ही लंका भारतीय चाल का उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है, ये नई दिल्ली को पता चल गया। फलस्वरूप एयरलंका एयरबेस पर तैनात नंबर 7 स्क्वाड्रन के सभी मिराज में फ्रेंच निर्मित हवा से हवा में मार करने वाले हवाई मिसाइलों को तैनात करने के लिए वायु संचालन निदेशालय ने आदेश दिया। 4 जून 1987 को दोपहर ठीक 3:55 पर मिशन शुरू करने का निर्देश रॉ से आते ही बेंगलुरु के दोनों एयरबेस से 5 AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान और मारक आयुधों के साथ मिराज ने उड़ान भरा और इस तरह श्रीलंका के जाफना मुनाम्बी में भारतीय वायुसेना की एयर ड्रॉप ऑपरेशन पूमाला शुरू हुई। AN-32 जो बेंगलुरु से पहले ही उड़ान भर चुका था, तमिलनाडु तट के ऊपर 6 मिराज विमानों के साथ एक फॉर्मेशन का निर्माण किया। इसमें 2 मिराज कन्याकुमारी के ऊपर रॉ के जासूसी विमान के साथ खुद को पोजीशन करके बेंगलुरु में कमांड और कंट्रोल सेंटर के लिए एक रेडियो रिले के रूप में काम करके वहीं चक्कर लगाती रही। मिनटों में श्रीलंका की हवाई सीमा पार कर भारत की ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर विमान ने कोलंबो ATC के नागरिक संचार चैनल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप कैप्टन के निर्देश के मुताबिक एस्कॉर्ट के तौर पर उड़ान भरी शेष मिराज ने अपने 30 mm DEFA रिवॉल्वर को सामने रखकर 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जाफना के दक्षिण में स्थित लंका एयरबेस पलाली की ओर बढ़ा। पलाली एयरबेस के जवाबी हमले की तैयारी के साथ भारतीय विमान वहां करीब 4:50 पर पहुंचा, लेकिन रॉ का कहना था कि श्रीलंका के वायुसेना की ओर से कोई भी जवाबी हमला डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। 5 बजे तक AN-32 फॉर्मेशन जाफना के ऊपर दिखाई देने लगा। करीब 1,500 फीट पर पहुंचते ही शहर से 7 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थानों पर दवाइयां व खाने पीने का सामान, ईंधन से भरे कंटेनर गिनाए गए।
सिर्फ 15 मिनट में भारतीय ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर विमान ने अपना लक्ष्य पूरा करते हुए पूरे गर्व के साथ पलाली के ठीक ऊपर पश्चिम की ओर मुड़कर केरल के तट पर आ पहुंचे। इस पूरी कार्यवाही में श्रीलंकाई सशस्त्र बल ने कुछ नहीं किया, बल्कि वे इस कार्यवाहियों के मूक गवाह बने रहे। इसका कारण ये था कि वे अच्छे से जानते थे कि अगर भारतीय विमानों पर हमला हुआ तो ये एक भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। जाफना पर अपने अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा कर रही लंका की आशाओं को नष्ट करते हुए 4 जून 1987 को ठीक 6:13 बजे टास्क फोर्स का आखिरी विमान भारत के इतिहास में अपनी एक और जीत दर्ज करते हुए ऑपरेशन पूमाला की सफलता के बाद अपने बेस पर वापस आ गया। ऑपरेशन पूमाला की सफलता ने जाफना पर लंका को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। भारत श्रीलंका संबंध पर थोड़ा असर पड़ा। श्रीलंका ने ये आरोप लगाया कि श्रीलंका की संप्रभुता पर हस्तक्षेप करके भारत ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, लेकिन इस ऑपरेशन के गवाह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस रिपोर्टरों की खबरों ने नई दिल्ली का साथ दिया। भारत का तर्क था कि यह श्रीलंकाई सेना की नाकाबंदी के कारण जाफना में नरक भोग रहे तमिलों के लिए एक मानवतापूर्ण कदम था। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस तरह के मिशन को लंका की भूमि में दोबारा फिर से दोहराया जाएगा। पड़ोसी देश के इस कदम ने कोलंबो के मन में ये धारणा पैदा कर दी थी कि भारत प्रत्यक्ष रूप से LTTE का समर्थन कर रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत में खास करके तमिलनाडु में ऑपरेशन पूमाला की सफलता को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना था। श्रीलंका को इस बात का डर था कि अगर फिर से जाफना की वजह से दक्षिण भारत में अशांति का माहौल पैदा हुआ तो भारतीय सेना उन्हें नहीं बख्शेगी। नतीजा यह हुआ कि जाफना से तमिल टाइगर्स को खदेड़ने के लिए लगाए गए नाकाबंदी को हटा लिया गया। ऑपरेशन पूमाला ने शत्रु राज्यों और विश्व जगत को यह बता दिया कि भारत किसी को भी ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं देगा जिससे दक्षिण एशिया में उनके अपनों के हितों को नुकसान पहुंचे। भारत ने ये व्यक्त किया कि पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता और स्नेह संबंध अन्याय के खिलाफ शब्द उठाने के लिए एक बेड़ी नहीं बनेगी। हर अन्याय के खिलाफ भारत जरूर अपनी आवाज उठाएगा, चाहे ये उनके संबंधों पर असर ही क्यों न डालें। संक्षेप में कहा जाए तो हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सटीक मानक स्थापित करने का ध्यान रखा है। जय हिंद।